उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सोमवार का दिन दुनिया के 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों पर भारी पड़ा। डीएनएस एक्सचेंजर नाम के एक वायरस के खतरे के चलते अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई को कई सर्वरों को बंद करना पड़ा, जिसके बाद लाखों कंप्यूटरों के इंटरनेट ठप हो गए। इस इंटरनेट ब्लैकआउट से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ, जहां 70,000 कंप्यूटर इसकी चपेट में आए। अमेरिका और इटली के बाद भारत इस इंटरनेट ब्लैकआउट का तीसरा सबसे बड़ा शिकार हुआ, जहां 21,000 से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता प्रभावित हुए। दरअसल पिछले साल ऑपरेशन घोस्ट क्लिक के तहत एफबीआई ने साइबर अपराधियों के सर्वरों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये साइबर अपराधी 40 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों में डीएनएस एक्सचेंजर वायरस डाल चुके थे। तब से इस वायरस से प्रभावित सर्वरों को अस्थायी तौर पर दूसरे वैध सर्वरों से जोड़ा गया, पर यह व्यवस्था इस साल 9 जुलाई तक के लिए ही थी। इसके साथ ही इन कंप्यूटरों की सफाई का काम शुरू हुआ और 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटरों से वायरस अब तक साफ नहीं किए जा सके हैं। भारत में लगभग 50,000 कंप्यूटर डीएनएस एक्सचेंजर वायरस से प्रभावित पाए गए। उनमें से आधे से अधिक की सफाई हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि जब दुनिया भर के कंप्यूटर वायरस के हमले के शिकार हुए हैं। 2002 में बीस्ट ट्रोजन हॉर्स, 2003 में एसक्यूएल स्लैमर, 2004 में माईडूम और 2005 में बीस्ट ट्रोजन हॉर्स की तरह बंदूक रैट नाम का वायरस हमला कर चुका है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में अब अक्सर गैस, ऊर्जा, पानी जैसी मूलभूत सेवा प्रणालियों और सुरक्षा तंत्र से जुड़े कंप्यूटरों पर भी साइबर अपराधियों के हमले बढ़ने लगे हैं और दुनिया भर के लिए साइबर सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। तो इस सवाल को हम विस्तार से इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, हम बड़े सवालों पे जाने से पहले आज जो कुछ हुआ, हालांकि दुनिया भर में देखें तो करोड़ों लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, 3 लाख की गिनती उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, पर इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एक वायरस है जिसका नाम है एल्यूरॉन, नवंबर के अंदर 6 एस्टोनियन गैंग के लोगों ने इस वायरस को यूज किया और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरह से इंटरनेट एडवर्टाइजिंग जो $1 बिलियन का बिजनेस है उसको अटैक करें। देखिए, जो कुछ भी साइबर में होता है वो एक रेप्लिकेट है रियल वर्ल्ड के अंदर। आपको मालूम है, समुद्री दस्यु, डकैत जिस तरह से हमारे शिप्स को रास्ते में अभी भी रोक लेते हैं और हमारे लोगों को किडनैप करके रैंसम वसूल करते हैं, उसी तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर भी है। आज इंटरनेट वर्ल्ड जो 3 बिलियन का है वीजा वी टू एक्चुअल वर्ल्ड जो 6 बिलियन का है, वो कल 6 बिलियन भी होगा। जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं सेम है रियल वर्ल्ड की और वर्चुअल वर्ल्ड की, मगर ये 6 एस्टोनियंस ने नेशनल के लोगों ने एक बहुत बड़ा रिंग फ्रॉड का क्रिएट करने की कोशिश की थी और करोड़ों रुपए उससे कमाए भी, और उस पे कमाए भी, और एफबीआई को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने इसको बस्ट किया, मगर बस्ट करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि कंप्यूटर्स जो इन्फेक्ट हो गए हैं वो तो हो गए हैं, मगर वहां पर वो रुके नहीं। उन्होंने कहा इसका सॉल्यूशन है, आप अपने कंप्यूटर को जाके एक वेबसाइट पे चेक करिए, अगर हरे रंग का निशान आता है आपके कंप्यूटर पर, अगर लाल आता है तो उसके लिए भी उन्होंने तरीका बताया कि कैसे आप इन्फेक्शन से, वायरस के इन्फेक्शन से दूर हो सकते हैं। तो ये है मुद्दा ऑन द होल कुल मिलाकर। लेकिन आप इसको एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, हमें जानने की कोशिश की, इसको आप मानते हैं कि दुनिया के लिए एक गंभीर विषय है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले तो 40 लाख कंप्यूटर से ज्यादा इन्फेक्टेड थे, हालांकि कुछ सफाई वगैरह हुई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये मुद्दा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे देश में जब एक पीसी इन्फेक्ट होता है तो उसका मतलब 10 लोग उस पीसी से कनेक्टेड है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो साइबर कैफे हो। हमारा 60 मिलियन का जो इंटरनेट यूजर है वो साइबर कैफे से आता है। टोटल हमारा 100 मिलियन इंटरनेट यूजर है, तो यानी 60% में आप समझिए, अगर जितने भी कम हम ले लें, 22,000 भी ले लें और वो साइबर कैफे के अंदर हैं, तो उसका असर जो है वो
बहुत प्रतिशत वाइज बहुत बड़ा है जी। तो हमें उस मुद्दे को सिर्फ एक कंप्यूटर तक नहीं देखना है, मगर हम जैसे विकसित देशों के लिए जो हमें देखना है कि शेयर्ड पीसी यानी जब पीसी शेयर होते हैं उसमें कितने और लोग आते हैं। तो नंबर ऑफ पीसीज और नंबर ऑफ यूजर्स अमेरिका के वीजा-वी इंडिया में हर समय ज्यादा होते जाएंगे और इंडिया जैसी कंट्रीज में हर जगह ज्यादा होते जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक पीसी नहीं है सिर्फ, उसके यूजर्स बहुत हैं। इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं और भारत में किस हद तक असर हुआ आज इस पूरे घटनाक्रम का? असर तो हुआ है। सबसे पहली बात है कि इसका मकसद अगर आप देखें तो इसमें फाइनेंशियल गेन एक बहुत बड़ा मकसद रहा है, क्योंकि जिसके नाम से अगर आप देखें डीएनएस चेंजर, हर एक क्लाइंट मशीन को जहां पे भी वो जाना चाहते हैं, चाहे वो गूगल का साइट हो या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे वो बैंकिंग साइट हो, वो कोशिश कर रहे हैं उनको डाइवर्ट करने की, कहीं और ले जाते हैं जैसे उन्होंने बताया। जो एस्टोनियन रोग कंप्यूटर्स या रोग सर्वर जिनको हम बोल रहे हैं, जिनको एफबीआई ने अभी अपने पकड़ में लाया है, फिर वहां पे वो सो कॉल्ड फिशिंग साइट्स वहां पे डिप्लॉय करेंगे, जिसमें आप जाके अपने क्रेडेंशियल्स, अपने यूजर आईडी, पासवर्ड्स वगैरह देंगे ना जानते हुए। जो नॉर्मल यूजर होता है वो सोचेगा कि ये मैं अपने नॉर्मल साइट में हूं और वो दूसरे साइट में अपने क्रेडेंशियल्स देगा, जिसका अल्टीमेट एम है उसको मिसयूज करके फाइनेंशियल गेन करना। जी। सो अगर आप मकसद देखें तो उसका टारगेट बेसिकली फाइनेंशियल गेन ही है। बेसिकली इसका मकसद यही था। जी। और बिकॉज टारगेट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो ऑब्वियसली वो गेन भी उसी रेंज की हम मानेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है दुनिया में इस तरह के अटैक्स, साइबर हमले पहले भी होते रहे हैं। तो जब आप इन सब हमलों को देखते हैं, क्या लगता है कि इस वक्त, जैसा नरेश जी ने कहा कि जो एक्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है वही जो है साइबर की दुनिया में भी हम वही सब देख रहे हैं, तो यही क्या पैसे के लिए और दूसरे देशों को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें जो है बहुत बढ़ गई हैं? क्या लगता है कि क्या इसके पीछे और सोच क्या दिखाई देती है आपको? एक बात यह है कि क्योंकि हम साइबर वर्ल्ड में है, किसी भी अटैकर को फिजिकली तो कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं होती है। वो घर पे बैठे, साइबर कैफे पे बैठे, कहीं पे भी बैठ के अटैक कर सकता है। और अटैकर को जरूरत है कि एक छोटा सा वो नुक्स या कमी निकाले सिस्टम में, जहां हम लोग जो नेटवर्क चलाते हैं या सर्विसेज चलाते हैं, हमको एक बड़े प्रोटेक्शन की बात करनी पड़ती है। तो उस तरीके से उनका माहौल बहुत, मतलब रेंज बहुत वाइड हो जाता है अटैक करने का और आसान हो जाता है। आज की दुनिया में अटैकिंग बहुत सिंपलिस्टिक है, क्योंकि नॉविस यूजर भी, जो स्कूल का बच्चा है या कॉलेज का बच्चा है, वो भी अटैकिंग टेक्निक्स हड़प सकता है, क्योंकि इंटरनेट में बहुत कुछ अवेलेबल है। छोटी छोटी प्रोग्राम्स हैं, टूल्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, जो इजीली कोई बिना समझे भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी अटैक्स तो होती ही रहती हैं। यानी इंटरनेट पे तबाही मचाना जो है बहुत आसान है, इसीलिए जाहिर तौर पर सुरक्षा जो है, जो साइबर सुरक्षा है, वो एक बड़ा सवाल है। और बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जैसे नरेश जी ने कहा, जाहिर तौर पर भारत में एक कंप्यूटर के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की शिकायत है कि इस तरह के जब भी अटैक होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा कर प्रोजेक्ट किया जाता है। क्या ये भी सवाल है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एलआईसी की जीवन तरंग पॉलिसी, प्रीमियम भरने का सिलसिला चाहे खत्म हो जाए, पर रेगुलर इनकम आती जाए। आज तक मैं एक भी ऐसे बच्चे से नहीं मिला who didn't want to fly. And toy planes, they are our most valued possessions. फिर एक दिन हम बड़े हो जाते हैं. We want a lot more speed, thrill, and the ultimate in technology. And of course, गर्व जो महसूस होता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की रक्षा करने में और अपने देश का नाम आसमान से ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने में। सारे जहां से अच्छा Nothing can beat the feeling जब आपका साथ देती हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें and the best professionals in the world. Thankfully, I have been there. I know how it feels. और अब
आपकी बारी है। This is Indian Air Force. Are you up for it? नमस्कार, चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े मुद्दे की, साइबर अटैक। आज हमने देखा दुनिया के लाखों लोग जो हैं, लाखों कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले जो हैं, वो इंटरनेट ब्लैकआउट का शिकार हुए। तो साइबर अटैक्स जो है दुनिया में अक्सर होते रहते हैं, इनसे कैसे सुरक्षा ली जाए, ये एक बड़ा सवाल। इस पर हम बात कर रहे हैं। रत्नावली डिंडा जी हमारे साथ हैं NIC की, और नरेश आजवानी साहब अध्यक्ष इंटरनेट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया के। नरेश जी, जैसा आपने कहा, जरूर भारत में 20,000 कंप्यूटर थे, लेकिन इनके साथ, हर कंप्यूटर के साथ 10 यूजर जुड़े हो सकते हैं, इसलिए गिनती ज्यादा है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब भी इस तरह का वायरस अटैक होता है तो बहुत से लोग इसको, मीडिया भी बहुत बड़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट करता है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो एंटी वायरस में जो कंपनियां होती हैं, उनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करने। आपको ऐसा लगता है? मैं इस बात मायना में बहुत यकीन करता हूं कि पहली बात तो बड़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता। हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है, उल्टा उसको हम लोग बहुत कम तरीके से पेश करते हैं, और बताने की जरूरत। मगर हाँ, सबसे पहले आज आपके माध्यम से मैं जरूर डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर टेररिज्म क्या है। ये जो हुआ है एक साइबर क्राइम के नीचे आता है, और साइबर अटैक, जो साइबर टेररिज्म जो आपने जैसे बोला कि देशों को परेशान किया जाता है, उनकी वेबसाइट को परेशान किया जाता है, ये अलग बात है। जितनी भी रियल वर्ल्ड्स के अंदर सोशल इविल्स हैं, इश्यूज हैं, वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में है। चाहे किसी को टीज करना है या किसी के लिए अपशब्द बोलने हैं, वो सब जो आप रियल वर्ल्ड में करते हैं, आप वर्चुअल वर्ल्ड में भी करते हैं। तो हर क्राइम को अलग अलग डिफाइन करते हैं हम लोग। तो हाँ, उसमें ये हो जाएगा कि जो प्रॉब्लम हम अटैक के थ्रू दिखाते हैं, वो अटैक ना लग के सामान्य लगेगी ये क्राइम एक हो रहा था, जिसको FBI ने पकड़ा, और अब हमें उसको डिटेक्ट करना है और चेक करना है। मैं आपको बता दूं कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं जी। आपको www.dns-ok.us या .eg पे आप जाइए, वहां पर आपको एक माध्यम बताया जाएगा, और मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे कैसे वो फिक्स कर सकती हैं तो वो डिटेल में अगर बता सकें तो। मैं, बहुत सारे टूल्स हैं, मगर हाँ, कुछ जैसे मुल्क है अमेरिका, वहां पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने ये बीड़ा उठाया। AT&T जैसी कंपनी ने खुद अपने सारे कस्टमर्स के लिए ये किया। इसी तरह मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी ISPs करें, और वो कर भी रहे होंगे, मगर साथ में लोग खुद भी कर सकते हैं। मैडम से भी सुन लेते हैं कि किस तरह से उनका क्या कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम है। NIC जैसी संस्थाओं का इसमें कोई रोल होता है जब इस तरह की चीजें होती हैं? राष्ट्रीय सूचना केंद्र है इतना बड़ा, तो वो किस तरह से अवेयरनेस के मामलों में, बाकी चीजों में किस तरह का रोल रहता है? एक्चुअली ये सर्टेन से ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है इस बारे में, और NIC क्योंकि हमारे नेटवर्क में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज के डेस्कटॉप्स वगैरह रहते हैं, तो हम भी अपने एडवाइजरीज इश्यू करते हैं इस तरीके के वायरसेस की क्लीन अप मैकेनिज्म के लिए। फिलहाल ये कुछ 2-3 साइट्स बताए गए हैं जहां पे जाके एक रेगुलर प्रोसीजर फॉलो करके आप अपने सिस्टम्स को क्लीन अप कर सकते हैं। तो ये तरीका तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो या कॉर्पोरेट में हो या घर का कंप्यूटर हो, हर एक में इस्तेमाल करने की बात है। जैसा नरेश जी ने कहा कि जाहिर तौर पे इसमें अलग अलग ये एक अपराध जो है वो एक छोटी चीज है, और उसमें भी साइबर अपराध होता है तो एक अलग बात है। साइबर टेररिज्म हमने देखा कि उसको लेकर बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। तो आपको लगता है कि भारत की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के जो साइबर अटैक्स होते हैं उससे निपटने में जो है हम लोग कितना सक्षम है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैकेफी साइबर डिफेंस रिपोर्ट जो एक आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने ये माना था कि भारत जो है इस मामले में बहुत फिसड्डी है, और हमारे यहाँ लोगों को जानकारी भी कम है, जैसा कि नरेश जी ने भी बताया, लोगों को ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। पर हम देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी जाके हम लोगों की बहुत ज्यादा तैयारी शायद है नहीं इससे निपटने के लिए। मैं इस बात से मानता नहीं हूं। एक मिनट जरा सवाल मैं उनसे ले लूं। मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप हाल के अटैक्स को देखें, जैसे पिछले आई थिंक 2 महीनों में जो DDoS और DOS अटैक हुआ था बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ऐसे अटैक सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में उस टाइम हो रही थी, और ये ग्रुप्स एक्टिव हैं दुनिया भर में। तो इससे यही पता चलता है कि
ये जो खामियां ये ढूंढते हैं अटैक करने के लिए, ये सिर्फ हमारे नेटवर्क्स पे या हमारे वेबसाइट्स में नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके वेबसाइट्स को भी हैक किए जा रहे हैं या उनके नेटवर्क्स को भी अटैक किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को अटैक किया जा रहा है। तो अगर आप प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो वो लोग तो बहुत ही प्रिपेयर्ड हैं। तो उस तरीके से हम भी कुछ हद तक इक्वली प्रिपेयर्ड जरूर हैं। और अगर आप सॉल्यूशंस की बात करें या जो सर्विसेज हम जिस तरीके से डालते हैं, सॉल्यूशंस माने जैसे जो नेटवर्क हम लगाते हैं या नेटवर्क की सॉल्यूशंस प्रोटेक्शन के लिए जो लगाते हैं, या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम होस्टिंग करते हैं या और सर्विसेज देते हैं, वो भी करीब करीब दुनिया भर में सेम ही है। टेक्नोलॉजी सब एक ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो उस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो हमारे पास भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के भी पास जी, आप सहमत हैं उस तरीके से आई थिंक हम काफी तैयार हैं। मैं बहुत हद तक सहमत हूं। हमारे यहाँ बहुत पहले डिपार्टमेंट सर्ट इन का आया, जिसको हेड करते हैं डॉक्टर गुलशन राय, और हमारे सेक्रेटरी मिस्टर चंद्रशेखर उस समय इस बात में बहुत इंगेज थे, बड़े कॉन्शियस हैं इस बात के लिए कि जितना भी हमारे यहाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए, इंटीमेशन होना चाहिए, वो होता है। अब देखिए अमेरिका में इतनी सिक्योरिटी है, उसके बाद भी 9/11 हुआ है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर साथ में ये कह रहा हूं कि हमारे यहां सर्विलेंस के सिस्टम्स इमीडिएटली स्टार्ट हो चुके हैं। कितनी चोरियां हो रही हैं फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो कैमरा की वजह से पकड़ी जा रही हैं। उसी तरह से हमारे यहां मेल्स का जो लीगल इंटरसेप्शन है वो एक बहुत इफेक्टिव हो गया है और उससे हमें बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या हम 100% तैयार हैं? क्या कोई 100% तैयार हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप समझें कि 100% आपको सोल्यूशन कभी भी मिल पाएगा, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म होगा, क्योंकि जो भी चोरी करता है या जो भी गलत बात करता है वो डेफिनेटली एक मिसगाइडेड इंटेलिजेंट आदमी होता है। लेकिन एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, वहां पर हम लोग कहां खड़े हैं? क्योंकि ये भी बहुत सवाल उठता है बार बार। मैं इस पे आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि दरअसल भारत की तैयारी जो है इस तरह के जो साइबर अटैक्स है उनसे निपटने की कितनी है, इस पर और विस्तार से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति, इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर, तो कहीं और क्यों जाएं? आज तक मैं एक भी ऐसे बच्चे से नहीं मिला who didn't want to fly. And toy planes, they are our most valued possessions. फिर एक दिन हम बड़े हो जाते हैं. We want a lot more speed, thrill, and the ultimate in technology. And of course, गर्व जो महसूस होता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की रक्षा करने में, और अपने देश का नाम आसमान से ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाने में। सारे जहां से अच्छा Nothing can beat the feeling जब आपका साथ देती हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें and the best professionals in the world. Thankfully, I have been there. I know how it feels. और अब आपकी बारी है। This is Indian Air Force. Are you up for it? चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ उसी के संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं, और साइबर अटैक्स को लेकर साइबर सुरक्षा जो है वो किस तरह की हो सकती है। और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2011 में भारत में जो है 15,000 जो है वेबसाइट वो हैक की गई थी। 2012 में 112 जो करीब सरकारी जो वेबसाइट्स थी वहां पर जो है अटैक हुए थे, हैक हुई थी। और CERT की रिपोर्ट कहती है कि 2,460 इंडियन जो वेबसाइट हैं वो सिर्फ फरवरी 2012 में जो है उनको जो है हैक किया गया। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अगर इजराइल जैसे देशों से तुलना करें तो इजराइल में ये कहते हैं कि हर 1 मिनट में जो है वहां पर 1000 साइबर अटैक होते हैं। पर तैयारी की बात करते हैं तो हम शायद बहुत से लोग मानते हैं कि पीछे। नरेश जी, अगर हम पॉलिसी की बात करें, क्योंकि इसमें पॉलिसी बहुत जरूरी है, कई देशों ने साइबर टास्क फोर्स बना रखे हैं, उस तरह की चीजें कर रखी है, वहां पर हम लोग कहां खड़े हैं? देखिए, कोई भी तैयारी किसी बात के परसेंटेज से नापी जा सकती है। हमारे यहाँ इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है वो 20% से कम है। उस अकॉर्डिंग हमारी तैयारी जो है
किसी भी देश के मुकाबले में बहुत ही एक सामान्य और एक अच्छे तरीके से बराबर के उनसे टक्कर के है। आप कहें कि क्या 100% जैसे मैंने कहा वैसा जरूरी नहीं है और हो भी नहीं सकता, मगर मैं देखता हूं जैसे गुड़गांव के अंदर मैं रहता हूं तो वहां पर गुड़गांव की पुलिस को बाकायदा रेगुलर ट्रेनिंग की जाती है, उनको बाकायदा इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं। हमारे यहाँ डीसीपीज वगैरह जो हैं वो सारी पुलिस को एंगेज करते हैं। उसी तरह से दिल्ली पुलिस का मुझे मालूम है और सारे देश की पुलिसों के साथ ये किस तरह से इस क्राइम को समझा जाए और इस क्राइम पे एक्ट किया जाए। बहुत रिसेंटली हमारे एक्ट के अंदर जो कि हमने 2000 में निकाल दिया था, अब 11 के अंदर चेंजेस डाले गए, सारी डिटेलिंग की गई उसको और समझाया गया कि किस तरह से इन सबको फॉलो करने से लोगों की प्रोटेक्शन हो सकती है। तो बहुत एक प्रगति है। और आज मैं मैडम से भी बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आज ही एक वो IIT कानपुर के ड्रॉप कुछ लोगों को किस तरह से पकड़ा गया है। अगर आप इनसे पूछ सकें तो वो आपको बेटर बता पाएंगी कि तो मैं ये तो आप बताएं, साथ साथ में एक चीज और, क्योंकि अब जो तैयारी है जिस लेवल की होनी चाहिए, ये है कि लोग कहते हैं कि अभी तक आप सीमाओं पर जो है सैनिकों को खड़ा करते थे सुरक्षा के लिए, लेकिन अब जिस तरह से रक्षा के मामलों में, बाकी सब मामलों में जब जिस तरह का पेनिट्रेशन होने लगा, लोग ये कहते हैं कि अब आपको साइबर सुरक्षा की एक बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शायद सीमाएं इरिलेवेंट हो जाएं, लेकिन साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ऐसे में जो है हमारी तैयारी के बारे में आप कैसे समझती हैं? आज की बात जब हम कर रहे थे, अगर आप देखें हमारे देश में IT एक्ट काफी पहले बन चुका है, 2000 साल में, जैसे नरेश जी ने बताया। तो ये एक हमारा एडवांटेज भी था क्योंकि हम शायद IT इनेबल थोड़े लेट हुए, तो इसीलिए हमने दूसरे देशों से सीखा कुछ और हमने लॉ बहुत जल्दी बनाया और ये लॉ की इन्फोर्समेंट अब काफी हद तक हो रही है। आज का जो केस है एक फ्रॉडुलेंसी का केस है, कोई IIT कानपुर के ड्रॉप आउट ने और 3-4 बच्चों को मिलके ये केस किया था, वो पकड़े गए हैं। अब ये IT लॉज के जरिए ही हो पाया है। बिल्कुल, क्योंकि वो IT लॉ पावर देता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे कि हम पिन पॉइंट कर सकें कि किसने ये। लेकिन ये क्राइम का मसला है, जब साइबर आतंकवाद की भी बात आ जाती है आजकल, आप यहाँ पर अपने तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं आज, वो कंप्यूटर के जरिए आप उसको ऑपरेट करते हैं, वहां पर जो है पेनिट्रेशन की एक बहुत बड़ी आशंका, उसको देखते हुए लोग कहते हैं कि सुरक्षा की बहुत जरूरत है। सुरक्षा की जरूरत है। और अगर आप किसी नेटवर्क मॉनिटरिंग पे बैठे, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि अटैक बहुत बहुत ज्यादा होती हैं। अटैक नहीं कहेंगे हम उसको, अलर्ट कहेंगे, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होती है। तो सक्सेसफुल अटैक और एक्चुअल अटैक में काफी अंतर है, क्योंकि हम अगर बैठ के मॉनिटर जब करते हैं तो शायद 0.1% होता है जो सक्सेसफुल हो पाता है। अब वो इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत हद तक हमें जो सिक्योर करना होता है तो वो एक हमें जैसे हम अपने सारे घर को सिक्योर करते हैं, कहीं भी एक छोटा सा नुक्स रह जाए तो उससे कोई चोर घुस सकता है। उसी तरीके से जो ये अटैकर्स भी होते हैं उनको तो बैठ के सारा उनके पास मसला होता है, वो सारा टाइम ये बैठ के काम करते हैं, वो देख के निकालते हैं। तो उस तरीके से हमें जरूरत है कि हमारे बाउंड्रीज को हम सिक्योर करें और उसके लिए बहुत सारी काम भी चल रही हैं, डिफरेंट लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी चल रही हैं एंड कंट्री लेवल पे भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ये सब काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में बहुत ज्यादा चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भारत की तैयारियां जो हैं वो किसी से कम नहीं है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर रिपोर्ट्स आती हैं तो अलर्ट होना जाहिर तौर से जरूरी है और अपने को सावधान रखना, सचेत रखना और जागरूक रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि इस कार्यक्रम में हमने कहा कि जो कुछ दुनिया भर में हो रहा है, जो कुछ दुनिया भर में हम बुराइयां देखते हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी चीजें आ गई। तो इसलिए इनसे बचने के लिए हमारी तैयारी भी उसी लेवल पर होनी चाहिए। बहरहाल आज की चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए उसके लिए, और चर्चा में आज बस इतना ही। आपसे बुधवार को फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। चर्चा में के प्रायोजक थे LIC जीवन वैभव।
Assalamualaikum, I'm Jyot Sawahal with the latest weather update, and now beginning with the wind movement, which shows that upper air cyclonic circulation is prevailing over northwest Rajasthan, and a trough from this system extends up to Bay of Bengal. Another upper air cyclonic circulation is prevailing over Madhya Pradesh and adjoining Uttar Pradesh, and lastly over coastal Odisha. A trough runs from Gujarat coast to Kerala coast persist. Well, according to the satellite picture, convective clouds would prevail over Bay of Bengal, Andaman Sea, over Arabian Sea, most of the parts of eastern India, central India and southern part of India. According to the monsoon picture, the southwest monsoon has further advanced to some more parts of Rajasthan and remaining parts of Punjab and Haryana. And now the temperatures of the 4 metros, well, beginning with capital Delhi, which has recorded maximum temperature as 34 degrees Celsius, minimum as 28. Mumbai with 29 as maximum and 25 as minimum. Kolkata has recorded maximum temperature as 33 degrees Celsius, minimum as 26. And lastly, Chennai with 35 as maximum and 28 as minimum.